जय हिंद दोस्तों। आज क्लाइमेक्स गुरुकुल में आप सभी को पुनः स्वागत है। चलिए, कल हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। कल पहला क्लास में हम लोग इतिहास के बारे में जान रहे थे। इतिहास में भारत पर अरबों का आक्रमण जान रहे थे। आक्रमण के बारे में जान रहे थे कि भारत पर अरबों का आक्रमण के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें लास्ट टाइम हम लोग शायद बात किए थे कि मिस्र का एक शासक हुआ करता है। मिस्र जो क्षेत्र हुआ करता है वहां एक खलीफा देखने के लिए मिला था। खलीफा के बारे में हम चर्चा किए थे। इस्लाम धर्म संरक्षण को खलीफा बोला जाता है। इस खलीफा का नाम हुआ करता है वाहिद के बारे में कल हम चर्चा किए थे कि वाहिद का एक गवर्नर हुआ करता है इराक वाला क्षेत्र में। कहा हुआ करता है? इराक वाले क्षेत्र में एक गवर्नर हुआ करता है। उस गवर्नर, यहाँ पर बताया था, उस गवर्नर का एक भतीजा हुआ करता है जिसका नाम हुआ करता है मोहम्मद बिन कासिम। अरब आक्रमण में इसी के बारे में पढ़ना होता है कि मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ना होता है। चलेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये जो हुआ करता है मोहम्मद बिन कासिम, ये जो हुआ करता है वाहिद जो हुआ करता है, इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ तक हम लोग कल चर्चा किए थे कि भारत पर कासिम का तत्कालीन आक्रमण का कारण क्या है। आप सभी लोग कल का क्लास अच्छे तरह से आप देखे होंगे, समझे होंगे। यहां से फिर आगे देखते हैं कल के बाद से। जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि भारत पर कासिम का आक्रमण करने का कारण क्या था, तत्कालीन कारण क्या था। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि जो श्रीलंका का जो राजा हुआ करता है वो मिस्र के जो खलीफा हुआ करते हैं उससे व्यापार किया करते हैं। अब मिस्र का जो खलीफा हुआ करता है जिसके बारे में हम कल चर्चा कर चुके हैं, इसका नाम क्या है? वाहिद हुआ करता है। वाहिद जो हुआ करता है वो श्रीलंका से मसालों का, महिलाओं का तस्करी किया करता है। खलीफा ही हुआ करता है। और क्या होता है कि जब यहाँ से जहाज रवाना होता है श्रीलंका से मिस्र के लिए, तो जो आपको देखने के लिए मिलता है सिंध वाला क्षेत्र में देवल बंदरगाह मिलता है। अब जानते हैं कि जो पाकिस्तान के पास पेशावर सिंध तो अच्छा से जानते हैं। वही सिंध वाले क्षेत्र में एक देवल बंदरगाह हुआ करता है। सिंध का राजधानी भी हुआ करता है देवल। यही बंदरगाह पर क्या किया जाता है कि कुछ डाकुओं के द्वारा क्या कर लिया जाता है? जहाज को लूट लिया जाता है। डाकुओं का इतिहास में कभी कभी सवाल आपको आता है कि डाकू का नाम क्या हुआ करता है, तो यही आपका नाम देखने के लिए मिलता है। चलिए यहां से हम लोग बात करते हैं कि जब जहाज को, जब मिस्र का जो खलीफा हुआ करता है उसके लिए जहाज जा रहा था, व्यापारी जहाज जा रहा था, तो देवल बंदरगाह पर लूट लिया गया। इस बात को पता चलता है अल हजाज जो वाहिद का गवर्नर हुआ करता है। अल हजाज को जब पता चलता है कि हमारा जो जहाज आ रहा है वो भारत वाले क्षेत्र में सिंध बंदरगाह पर क्या कर लिया गया? लूट लिया गया। तो वहां इसको पता चलता है कि जहां पर लूटा गया वहां पर एक शासक हुआ करता है जिसका नाम हुआ करता है राजा दाहिर। क्या नाम हुआ करता है? राजा दाहिर नाम हुआ करता है। राजा दाहिर, अल हजाज राजा दाहिर के पास नोटिस भेजता है, पत्र भेजता है कि तुम्हारे क्षेत्र में जो जहाज लूटा गया उस जहाज को पुनः वापस, जो सामान के साथ आ रहा था उस सामान को पुनः वापस किया जाए। अल हजाज तो सूचना भेज दिया, लेकिन अल हजाज सूचना भेजा तो दाहिर किस बात को पता चलता है कि एक जहाज जा रहा था, यहाँ पे लुटेरे क्या कर लिए? लूट लिए। वास्तव में इतिहासकार यही कहते हैं कि जो जहाज यहाँ पर लूटा गया वास्तव में दाहिर के ही द्वारा क्या किया गया था? लुटवाया गया था। लेकिन दाहिर यहाँ बोलता है कि ना हम जानते हैं डाकू को, ना हम जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में क्या हुआ है। अब अल हजाज क्या करेगा कि अल हजाज अपने खलीफा हुआ करते हैं वाहिद से बातचीत करेगा कि हाँ आपका जो जहाज आ रहा था वो भारत वाला क्षेत्र में एक सिंध हुआ करता है। सिंध में एक बंदरगाह हुआ करता है जिसको बोलते हैं देवल बंदरगाह, जो वहां पर लूट लिया गया जहाज। तो वाहिद से पूछने के बाद एक योजना बनाता है अल हजाज कि हम दाहिर पर आक्रमण करेंगे और अपने जहाजों को अच्छी तरह से क्या करेंगे? वापस लाएंगे। चलिए इसे आगे देखते हैं। 711 में भारत पर आक्रमण के लिए क्या करता है अल हजाज के? 2 लोगों को भेजता है।
पहला व्यक्ति हुआ करता है अब्दुल हुआ करता है, ये जो हुआ करता है भारत में स्थल मार्ग से आता है, और दूसरा हुआ करता है बुंदेल जो हुआ करता है बुंदेल, ये भारत में जल मार्ग से आता है। अब पता चलता है कि दोनों एक स्थल मार्ग से आ रहे थे, एक जल मार्ग से आ रहे थे, और आने के बाद सिंध वाला क्षेत्र में वहां पर जहां पर जहाज लुटा गया था देवल बंदरगाह, सिंध का राजधानी है देवल, देवल बंदरगाह पर ही क्या कर दिया था कि दोनों के जो दाहिर के सैनिक हुआ करते हैं, सैनिकों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, हत्या कर दिया जाता है। इस बात को फिर पुनः पता चला अल हजाज को, तो अब अल हजाज सोचने पड़ गया कि जो जहां पर जहाज लुटा गया है वहां पर नॉर्मल शासक नहीं है, साधारण शासक नहीं है, उसके लिए चलते फिरते सेना को चलते फिरते दूत को हम भेज नहीं सकते हैं, उसके लिए हमको तैयारी के साथ जाना होगा, तैयारी के साथ जाना होगा। चलिए आगे देखते हैं। अल हजाज क्या करता है कि अल हजाज के दिमाग में सवाल आता है अल हजाज को कि अब हम किसी पर विश्वास नहीं है, अब हम भेजेंगे अपने भतीजा को। तो देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अल हजाज ने अपने भतीजा को भेजने का क्या किया, निर्णय लिया। अल हजाज अपने भतीजा को भेजने के लिए क्या किया, अल हजाज अपने भतीजा को भेजने के लिए क्या किया, निर्णय लिया। ठीक है, निर्णय लिया जिसका नाम क्या हुआ करता था, मोहम्मद बिन कासिम। अल हजाज का ही भतीजा हुआ करता था, अल हजाज का भतीजा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम को जाकर अल हजाज बोलेगा अब तुमको जाना है भारत में, जहां पर सिंध क्षेत्र हुआ करता है वहां पर वाहिद साहब का जहाज को लूट लिया गया, उसको अब छुड़ा के लाएंगे वहां से। तो ये बोलता है, कासिम बोलता है ना कि हम जाएंगे एक शर्त पर चाचा जी, जो आपको बचिया है ना जिसका नाम करता है जुबेदा, हम उससे शादी करेंगे। अब इस्लाम में जानते हैं, इस्लाम में जानते हैं इस्लाम धर्म में क्या होता है, इस्लाम धर्म में कि अपना बहन छुड़ाकर, खास अपना बहन छुड़ाकर चाचा या कोई भी रिश्तेदार को शादी अब कर सकते हैं। तो यहां पर बोलता है कासिम कि हम एक शर्त पर जाएंगे भारत में, जो आपका बच्चिया हुआ करता है उससे हम क्या करेंगे, शादी करेंगे। चलिए, तो अल हजाज वाहिद से बचने के लिए क्या करता है कि अपने बच्ची को शादी किससे करवा दिया, कासिम से। अब जानते हैं जब शादी हो गया तो अभी क्या बन गया, दामाद बन गया। दामाद का मतलब तो आप अच्छे तरीके से समझते होंगे। अब दामाद बन गया, अब जाने के लिए भारत में क्या हो गया, तैयार हो गया। अब यही सब लोग पढ़ेंगे कि भारत में कासिम का आगमन, भारत में कासिम का क्या हो रहा है, अब आगमन हो रहा है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं पहले क्या करता है, तो भारत में आगमन होता है तो क्या क्या लेकर आता है कासिम। देखते हैं यहाँ पर कि यह भारत में 600 इराकी घोड़ा लेकर आता है, साथ में 6,000 घोड़ा लेकर आता है और 6,000 ऊंट लेकर आता है। इसी के साथ साथ 3,000 भारवाहक, जो भारवाहक हुआ करता है, भारवाहक का मतलब सामान ढोने वाले ऊंट को भी क्या करता है कासिम भारत में लेकर आता है। आगे देखते हैं, यह दो पर यहाँ पर साथ में यहाँ पर 3,000 क्या किया कि ऊंट लाया और साथ में 2 प्रकार के मशीन भी लेकर आता है। ये मशीन के बारे में आगे हम बात करेंगे, किसके द्वारा ये कासिम हासिल करता है, यहाँ पर बात करेंगे। यह 2 प्रकार का मशीन बनता है। एक मशीन हुआ करता है जवाबी क्या हुआ करता है कि यह बड़ा पत्थर फेंकने के काम करता है। अब देखें बाहुबली सिनेमा देखे होंगे, बाहुबली सिनेमा देखे होंगे, पंखा से बिगने वाला मशीन देखे होंगे, वैसे बिगने वाला वैसा ही मशीन हुआ करता है। एक बड़ा पत्थर फेंकने वाला होता है, एक नौफिता हुआ करता है जिसका क्या काम हुआ करता है, छोटा पत्थर फेंकने का काम करता है, ये लेके आता है। साथ में ये जो मशीन चलाने वाला जो हुआ करता है, ऐसा कितने मशीन लेकर आया था, 5 मशीन लेकर आया। और 5 पर एक मशीन में बोला जाता है कि एक मशीन पर 500 लोग हुआ करते थे चलाने के लिए। उसको उस मशीन को चलाने के लिए कितना लोग हुआ करते थे, 500। बताइए कितना लेकर आया। पहले यहाँ पर देखेंगे कितना, यहाँ पर इतना घोड़ा भी लाया, यहाँ पर क्या किया, ऊंट लाया। तो घोड़ा ऊंट लाया और साथ में तो सेना भी आए होंगे सेना, साथ में इतना ये लेकर आया। बताइए कितना सा सेना लेके आ गया। यहाँ पर बात करें कि एक मशीन चलाने के लिए 500 लोग का जरूरत पड़ता था। चलिए आगे देखते हैं कासिम।
यहां देखेंगे वन मतलब समझ में आ रहा होगा। कासिम जो हुआ करता है बहुत सा क्षेत्र में क्या करता है कि भारत में आता है तो पूरा घूमता है, पूरा दौरा करता है। आप देखेंगे बारी बारी से, पहला दौरा लिख दिया है। पहला दौरा के बारे में बोल रहे हैं कि कासिम सबसे पहला मकरान तट पर पहुंचता है। कहां पहुंचता है? मकरान तट पर। मकरान का एक शासक हुआ करता है, इसका नाम होता है मोहम्मद हारून। क्या नाम था? मोहम्मद हारून। यही मोहम्मद हारून हुआ करता है कि सबसे पहली बार आत्मसमर्पण करता है कासिम के सामने। आत्मसमर्पण समझ में आता, सिलेंडर उठा दिया कि राजा साहब अब जो कहिएगा हमसे करेंगे। आत्मसमर्पण करता है और वादा करता है कि हम आपको क्या करेंगे? मदद करेंगे। मदद क्या करता है? सेना के से मदद करता है, साथ में जो दोनों मशीन हुआ करता है ना, इसमें चलाने वाला व्यक्ति, और एक मशीन जो ऊपर मशीन दिखाई दे रहा है जो बड़ा पत्थर बिगने वाला, इसी के द्वारा दिया जाता है। साथ में चलाने वाला जो व्यक्ति हुआ करते हैं, जैसे जानते हैं कि व्यक्ति बहुत सा थे, लेकिन एक इंजीनियर के रूप में होता है ना, हेड होता है जो चलाने का काम करता है, उस सेना देता है। वादा तो पूरा किया। आगे देखते हैं कि यहाँ पर कासिम मकरान से आगे कहां बढ़ता है। आगे देखते हैं कासिम मकरान से, अब दूसरा देखेंगे, दूसरा क्षेत्र देखेंगे। पहला तो हम देख लिए कासिम मकरान से, अब क्या जाएगा? मकरान से अब देवल जाएगा। वही देवल जो सिंध का जो क्या हुआ करता है, राजधानी हुआ करता है। देवल जाएगा। देवल पहुंचा और यहाँ 3 दिन तक बोला जाता है, इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ 3 दिन तक क्या किया? कत्लेआम किया। मतलब 3 दिन तक लगातार लोगों को काटते रह गया। 3 दिन तक लगातार कत्लेआम किया। यहाँ पर देवल के बारे में यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखेंगे। यहाँ पर जजिया कर, यहाँ पर जजिया कर लगाया था। बोला जाता है कि कासिम के द्वारा प्रथम बार यानी कि 712 में जजिया कर लगाया गया। अब किस पर जजिया कर लगाया गया देखेंगे। यहां देखेंगे कि ब्राह्मण, महिला, बच्चों, बुढ़ा, विधवा औरत, विधवा महिला को छोड़कर जितना हुआ करता है सभी को छोड़कर बाकी जितना लोग वहां हुआ करते हैं सब पर क्या लगा दिया गया? टैक्स लगा दिया, जजिया कर लगा दिया। ये धार्मिक है, धार्मिक कर हुआ करता है, गैर मुसलमानों से कर लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा देखते हैं कि अब देवल बंदरगाह, देवल क्षेत्र से कासिम कहां बढ़ेगा? देवल से अब क्या चलेगा? नेरून जाएगा। सॉरी, नहीं है, नेरून। देवल से नेरून पहुंचा। यहाँ बोला जाता है कि यहाँ बौद्ध लोग रहा करते थे, और बौद्ध लोग रहा करते थे तो बौद्ध लोग भारी मात्रा में क्या करते हैं कि इस्लाम धर्म का कर लिए, स्वीकार कर लिए। क्यों स्वीकार कर समझेंगे। जब इन लोगों को पता चलता है, बौद्ध लोग को जब पता चलता है, बौद्ध लोगों को कि जो यहाँ मकरान क्षेत्र में जो हुआ करता है, मकरान क्षेत्र में वहां पर जो कत्लेआम, दिन दहाड़े कत्लेआम करवा रहा था कासिम, तो बहुत लोगों का सवाल एक ही आता है दिमाग में कि हम लोगों को जिंदा रहना है धरती पर, तो क्या करो? कोई भी धर्म अपना लो। तो यहाँ पर भारी मात्रा में क्या करते हैं कि धर्म को परिवर्तन करते हैं। कौन सा धर्म को? इस्लाम धर्म को। तो कासिम को लगता है कि चलो ये हम लोग अपना धर्म अपना लिया, कासिम भी इस्लामी धर्म के था, अपना धर्म अपना लिया तो हमसे गद्दारी लोग नहीं करेंगे, एक साथ अपना लिए। अब यहाँ देखते हैं कि नेरून से क्या करेगा? सेहवान पहुंचेगा। चौथा हम लोग देखते हैं, चौथा यात्रा कि नेरून से कहां पहुंचेगा कासिम? सेहवान पहुंचेगा। यहाँ पर दाहिर का एक चचेरा भाई हुआ करता है, इसका नाम होता है बजहरा। दाहिर का एक चचेरा भाई हुआ करता है, इसका नाम क्या हुआ करता है? बजहरा नाम हुआ करता है। बजहरा से जब मुलाकात होता है तो यह यहाँ से डर कर भाग जाता है। बजहरा से जब मुलाकात होता है तो बजहरा को डर लगता है कि हमको भी कासिम छोड़ेगा नहीं, क्योंकि कासिम आ रहा है, हमारा जो भाई हुआ करता है जिसका नाम होता है राजा दाहिर, उससे बदला लेने के आ रहा है, उससे बदला लेने के लिए आ रहा है। अब यहाँ पर क्या करेगा? बजहरा क्या करता है कि यहाँ से भाग जाता है बुधिया एक जाट हुआ करते हैं। बुधिया जाट कहाँ हुआ करता है? शीशम स्थान पर। कहां हुआ करता है? शीशम स्थान पर।
शीशम स्थान पर भाग जाएगा और भाग को वहां पर क्या करेगा, शरण ले लेगा। चलिए, तो कासिम के एक ही सवाल आता है कि हम तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, दाहिर को जितना रिलेशन के लोग हुआ करते हैं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। चलो उसको हम पीछा करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बुधिया चलते हैं। आपको देखने को मिला, चलिए यहाँ पर सेवान, अभी हम पीछा चर्चा किए ना, क्या चर्चा किया कि निर्गुण से कहाँ चला गया, सेवान चला गया, सेवान। अब सेवान में आगे देखते हैं हम लोग कि सेवान से कहा चलेगा, बुधिया। कौन सा बुधिया को बोल रहे हैं, बुधिया जाट हुआ करते हैं, जाट लोग हुआ करते हैं। बुधिया कहाँ है, शीशम स्थान पर। यहाँ पर बजहरा को पकड़ेगा और जो इसको मदद कर रहे थे लोग, बुधिया लोग मदद कर रहे थे, इसको भी हत्या करता है। साथ में किसको हत्या करता है, बजहरा को भी क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया। अब यहाँ से हत्या करने के बाद क्षेत्र को कब्जा में करेगा, वहां से आगे बढ़ेगा। देखेंगे शीशम से कहा चलेगा, रावण। शीशम से कहा पहुंचेगा, रावण पहुंचेगा। यहाँ रावण पहुंचा। यहीं पर राजा दाहिर से क्या होता है, मुलाकात होता है। जिस मकसद से आया था कासिम, उसको यहाँ पर क्या होता है, पूरा होता है। कासिम दाहिर को क्या करेगा, यहीं पे अपराजित करेगा। चलिए, कासिम दाहिर को अपराजित करके हत्या कर देगा। हम बात कर रहे थे, ये आपका भारत हुआ करता है, मोटा मोटी मान लेते हैं ये भारत हुआ करता है। यह आपको पाकिस्तान देखने के क्षेत्र में मिलेगा। यहाँ पर सिंध हुआ करता है। अब यहाँ पर एक नदी हुआ करता है, सिंधु नदी के किनारे ही क्या करता है, सिंध हुआ करता है। जो हम शासक के बारे में चर्चा कर दिए कि दाहिर वंश ब्राह्मण वंश हुआ करता है। सिंध का राजधानी के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके कि कहाँ राजधानी हुआ करता है, यहाँ देव राजधानी हुआ करता है। चलिए, जब दाहिर कासिम जो हुआ करता है, जिस मकसद से आया था कि जहाज को क्या करना, छुड़ाना है, और जो हमारा जहाज को लूटा है उसे हम बदला लेंगे, उसको हत्या करना है। यहाँ तो आपको देखने के लिए मिल गया कि कासिम क्या कर दिया, दाहिर को हत्या कर दिया। चलिए, इसके बाद आगे देखते हैं। इसका युद्ध के बारे में सवाल आता है कि कासिम और दाहिर के बीच जो युद्ध हुआ, उस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है। तो अब देखिए, अरोड़ का लड़ाई बोला जाता है कि सिंधु नदी के किनारे हुआ था। कहाँ हुआ था, सिंधु नदी के किनारे हुआ करता है। दाहिर इस युद्ध में पराजित होगा। कासिम, मोहम्मद बिन कासिम क्या होता है, जीतता है। देखेंगे यहाँ दाहिर पराजित होता है तो बोला जाता है कि दाहिर, सवाल आपसे आता है कि दाहिर की हत्या कहाँ किया गया था कासिम के द्वारा। तो सवाल आपको आंसर क्या मिलता है कि सिंधु नदी के किनारे मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा दाहिर को क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया। यह युद्ध आपको देखने के लिए मिल रहा है। अरोड़ का लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे दाहिर का एक पत्नी हुआ करता, इसका नाम हुआ करता है रानी देवी। पत्नी हम 3 की चर्चा करेंगे। एक रानी देवी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दाहिर की 2 पत्नी। एक चर्चा और हम लोग करेंगे, जब दाहिर के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे। दाहिर का 2 पत्नी के बारे में चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। एक हुआ करता है रानी देवी, और रानी देवी जो किसका मदद कर रहे थे, दाहिर को अरोड़ की लड़ाई में नेतृत्व कर रहे थे। और एक पत्नी हुआ करता है लाडो देवी। इनका 2 पुत्री देखने के लिए मिलते हैं। कितने पुत्री, 2 पुत्री। एक सूर्य देवी, एक परमिला। कहीं बुक में देखिए भैया हमको क्या मिला है, उर्मिला। आप इससे घबराएंगे नहीं, अलग अलग राइटर नाम लिख देते हैं, लेकिन हम लोग 2 पुत्री का नाम लेकर चलेंगे। इसके बारे में बोला जाएगा। अभी जस्ट आगे हम चर्चा करेंगे कि दोनों को बंदी बनाकर, जब दाहिर को हत्या कर दिया गया कासिम के द्वारा, तो दोनों को बंदी बनाकर, कासिम दोनों को बंदी बनाकर भेज देगा मिस्र में किसके पास भेजेगा, जो हम वाहिद के बारे में बात किए, वाहिद के बारे में बात कर रहे हैं। वाहिद का पुत्र हुआ करते हैं, वाहिद के पुत्र से शादी करने के लिए भेज देता है। थोड़ा सा आगे बढ़े, इसका कहानी सुनाएंगे अभी हम। वाहिद के पुत्र के लिए भेजेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब रावण जहां पर दाहिर को हत्या किया गया, वहां से ब्राह्मणवाद पहुंचा। अब यहां से कहा किया, ये रावण से कहां पहुंचा, ब्राह्मणवाद पहुंचा। तो दाहिर का एक पुत्र हुआ करता है, जिसका नाम क्या हुआ करता है, जय सिंह। क्या नाम हुआ करता है, जय सिंह। जय सिंह क्या करेगा कि डर के इस्लाम धर्म अपना लेगा। क्या कर लेगा, इस्लाम धर्म को अपना लेगा। फिर समझेंगे
रावण से कहां पहुंचा, ब्राह्मणाबाद पहुंचा, क्षेत्र को दौरा कर रहा था। जंगल बगल जितना इसका, मेरे कहने का मतलब कि जो कासिम का टारगेट था ना, कासिम का टारगेट था कि जो हमारा जहाज लुटा है उससे जितना रिलेशन के लोग होगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। देखो दाहिर को हत्या करने के बाद पता चला, दाहिर को पता चला कासिम को किसका एक पुत्र भी हुआ करता है, जो कहाँ हुआ करता है, इस क्षेत्र में हुआ करता है। अब उसके पुत्र के पास गया तो पुत्र क्या कर दिया, डर गया। पता चला कि हमारा पिताजी के तो पहले ही क्या कर दिया, खत्म कर दिया, अब हमको मारने के लिए आ रहा है। तो पहला ही हाथ जोड़ दिया कि राणा साहब जो आप कहिएगा से हम करेंगे। आप इस्लाम धर्म अपनाने के लिए बोलिएगा तो हम इस्लाम धर्म अपना लेंगे, लेकिन हमको आप कतल मत कीजिए। तो यहां पर धर्म को अपना लिया। इतिहास में भी मिलता है कि जो जयसिंह जो हुआ करता है धर्म को अपना लिया, इस्लाम धर्म को अपना लिया डर से। किसके डर से, कासिम के डर से इस्लाम धर्म तो अपना लिया। लेकिन कासिम को मनी क्या था कि हम तो बहुत दूर से आए हैं, हम इस बंदा पर विश्वास कैसे करें, ये भी तो दाहिर का ही खून है। हो सकता है आज हमसे डर से आत्मसमर्पण कर दिया, धर्म को अपना लिया। हो सकता है कि हमको पीछे से क्या कर दे, छुरा फूंक दे, वार कर दे। तो बोला जाता है कि इसको भी कुछ दिनों के बाद जयसिंह को भी क्या कर दिया, हत्या कर दिया। अब चलिए ब्राह्मणाबाद से आगे हम लोग बढ़ते हैं तो 8वां नंबर देखते हैं, 8वां यात्रा देखते हैं कि ब्राह्मणाबाद से ही क्या करेगा, अरोर जाएगा। अरोर पहुंचा और अरोर के बोले कि अरोर क्षेत्र में कोई शासक नहीं था, लेकिन पता चलता है कि अरोर क्षेत्र में दाहिर का तीसरा पत्नी हुआ करती है, पता चलता है। तो अरोर क्षेत्र में जाता है लेकिन वहां मिलती नहीं है, तो सिर्फ क्या कर लिया, क्षेत्र को अपने में कब्जा कर लिया। चलिए बोला जाता है कि जो अरोर हुआ करता है सिंध का कौन सा राजधानी हुआ करता है, दूसरा राजधानी हुआ करता है। तो पहला राजधानी के बारे में हम बता दिए कि पहला राजधानी देवल, दूसरा क्या बोले, दूसरा अरोर हुआ करता है। अब तो कासिम का जितना क्षेत्र हुआ, कासिम बोल रहे सॉरी, दाहिर का जितना क्षेत्र हुआ करता है वो लगभग सब पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अब अरोर से अब नवा यात्रा देखते हैं कासिम को, नवा यात्रा अरोर से कहां चला, सिक्का पहुंचा। अरोर से सिक्का पहुंचा, अरोर से 1 मिनट रुकेंगे, हाँ नहीं सॉरी ठीक है, अरोर से कहा सिक्का पहुंचा। और यहां क्या करता है कि यह भी क्षेत्र को अपने आप में क्या कर लिया, जीत लिया। मैंने यहां पर भी कोई शासक नहीं था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कासिम जो हुआ करता है दाहिर के पत्नी को ढूंढ रहा था। तीसरा पत्नी, 2 पत्नी के तो बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तीसरा पत्नी, एक पत्नी आपको देखने के लिए मिला, आपको ना क्या मिला समझेंगे, यहां पर समझेंगे। ये जो रानी देवी जो है, रानी देवी जो हुआ करता है, रानी देवी हुआ करती है कि क्या करती है कि दाहिर के मदद कर रही थी, दाहिर की मदद कर रही थी। वे यानी कि इस लड़ाई में नेतृत्व कौन कर रहे थे, ये कर रहे थे रानी देवी। जब इसको हत्या कर दिया जाता है, दाहिर को सिंधु नदी के किनारे हत्या कर दिया जाता है, तो तब तक रानी देवी क्या कर रही थी, कमान संभाल रखी थी, इस युद्ध का कमान संभाल रखे थे। इसके साथ क्या कर रहे थे, लोहा खा रहे थे। कहने का मतलब कि सेना से लड़ाई कर रही थी, ठीक है। लेकिन कुछ दिनों के बाद इसे भी क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया कासिम के द्वारा। क्या कर दिया गया, कासिम के द्वारा हत्या कर दिया गया। चलिए यहां तक बता दिए, आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पर सिक्का के बारे में बात करते हैं। अरोरा था, सिक्का वाला क्षेत्र में गया। यहाँ पर क्या करता है कि अपने वास्तव में जा रहा था, कासिम जा रहा था दाहिर की पत्नी के ढूंढे, तो वहां तो मिली नहीं, तो क्षेत्र को कब्जा कर लिया। यहाँ पर अब इसी क्षेत्र में एक व्यक्ति हुआ करता है जिसका नाम हुआ करता है क्या, अबू हकीम। अबू हकीम जो हुआ करता है ना, वास्तव में यही व्यक्ति हुआ करता है जो कासिम को दौरा करवा रहा था, गोले दाहिर को क्षेत्र को दिखा रहा था, अबू हकीम। अब अबू हकीम को बोलेगा कासिम कि तुम जाओ कनौज वाला क्षेत्र पे क्या करो, आक्रमण करो। कनौज का क्षेत्र
का शासक हुआ करता, ललिता मुक्ता पिंड हुआ करते हैं, ललिता मुक्ता पिंड। बोला जाता है कि अबू हकीम जो हुआ करता है, कनौज पे आक्रमण किया तो ललिता मुक्ता पिंड क्या करेंगे, इसको इज्जत से मारेंगे, इतना मारेंगे कि कनौज में ही इसको क्या हो जाता है, हत्या हो जाता है। कहता है ललिता मुक्ता पिंड कहता है कि तुम तो गैधार निकल गया, तो हमसे का युद्ध करेगा, इतना जो बना के मारता है, इतना बना के मारता है कि यही व्यक्ति हुआ करता है जो यही व्यक्ति हुआ करता है जो कासिम को मदद कर रहा था दाहिर के खिलाफ। अब किसको हत्या करने के लिए कर रहा है, इसको हत्या करने के लिए कर रहा है, पकड़ के इतना मार मारता है इसको, किसको यही कनौजे में क्या हो जाता है, हत्या हो जाता है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। आगे अब सिक्का से कहां पहुंचेगा, मुल्तान। ये मुल्तान बहुत फेमस है, मुल्तान बहुत फेमस है। ये किसका समझ में आया, पीओके पाकिस्तान। मुल्तान बहुत फेमस है। सिक्का से मुल्तान जाता है तो यहाँ पर कासिम जो हुआ करता है भारी मात्रा में धन सोना प्राप्त करता है। कासिम बहुत खुश होता है कि हम तो आए थे जहाज को छोड़ाने और दाहिर को हत्या करने, हमको तो बहुत कुछ मिल गया जी। यहाँ पर भारी मात्रा में सोना लूटता है, बहुत सारा मिलता है। कासिम के द्वारा मुल्तान को क्या बोला जाता है, स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध किया जाता है। क्या बोला जाता है, स्वर्ण नगरी। क्रिकेट में जानते होंगे मुल्तान का सुल्तान किस खिलाड़ी को कहा जाता है, आप कमेंट करके बताइएगा। मुल्तान का सुल्तान किस खिलाड़ी को बोला जाता है, कमेंट करके बताइएगा। साथ में आप कमेंट जब कीजिएगा तो ये भी बताइएगा कि जब क्रिकेट खेला गया था, क्रिकेट कब खेला गया था कि उस समय से मुल्तान का सुल्तान भारत का एक क्रिकेटर खिलाड़ी हुआ करता है, इसको बोला जाता है। अब कब खेला गया था बताएंगे, खास करके वो बंदा क्या जो मैच देखते हैं। चलिए आप समझ रहे हैं ना। वाहिद आगे देखते हैं कि वाहिद का स्थान पर देखिए, यहाँ पर तो कासिम जो हुआ करता है भारत में सिंध वाला क्षेत्र में अगल बगल जितना हुआ करता है बहुत जगह कब्जा कर लिया। अब हम लोग मिस्र के शासक, मिस्र के खलीफा के बारे में बात कर रहे थे कि वहां खलीफा एक वाहिद हुआ करता है। अब वाहिद के जगह पर कौन आ गया, सुलेमान। खलीफा का पोस्ट चेंज हो गया। जैसे यहाँ पर देखेंगे वाहिद जो हुआ करता है ना, वाहिद तस्करी करता है महिलाओं का। तस्करी किसे करता है, महिलाओं का तस्करी करता है। साथ में मसाला वगैरह की तस्करी करता था, व्यापार करता था। लेकिन ये सुलेमान जो हुआ करता है महिलाओं को बहुत इज्जत करता है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं महिला के। जब वाहिद के स्थान पर सुलेमान खलीफा बनता है उसी टाइम अभी हम बोले थे कि कासिम जो हुआ करता है दाहिर के जो दो पुत्री हुआ करती है, एक हुआ करता है सूर्य देवी, एक परमिला देवी, उसको कहीं कहीं रुमिला देवी मिलते हैं। जब पोस्ट पर गदी में बैठता है उसी टाइम क्या होता है कि दाहिर के दोनों पुत्री को सामने लाया जाता है। क्या किया जाता है, सामने लाया जाता है। तो दाहिर का जो पुत्री हुआ करती है, दाहिर के पुत्री जो हुआ करती है, दाहिर के पुत्री, उसका दिमाग में एक ही सवाल होता है कि जो कासिम जो भारत में गया था, हमारे क्षेत्र में गया था, तो हमारा क्षेत्र को तहस नहस कर दिया, साथ में हमारा पिताजी माताजी सबको हत्या कर दिया। अभी ये मौका है। ये जो हुआ करता है सुलेमान जो हुआ करता है, सुलेमान को वाहिद से बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता है कि महिलाओं का तस्करी करता है, महिलाओं का रिस्पेक्ट करता है, इज्जत करता है, तो बड़ा दिक्कत है भाई। तो दोनों एक दूसरे में क्या है, कट्टर है। अब दोनों पुत्री जो हुआ करती है, एक को हम बताया कि सूर्य, एक को हम बताया कि सूर्य देवी, और दूसरा है क्या बताया, परमिला देवी। अब दोनों यहां पर षड्यंत्र रचेंगे, कासिम के खिलाफ क्या करेंगे, कासिम के खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे दोनों पुत्री। क्या रहते हैं समझेंगे। ये सुलेमान जब गदी में बैठता है तो इन लोगों को दोनों का पता नहीं है, सूर्य देवी और परमिला को पता नहीं है कि यहाँ पहले खलीफा हुआ करता था वाहिद, और अब हो गया सुलेमान। डायरेक्ट इन लोग जाके बोलते हैं
कि राणा साहब हमको आपके पुत्र से शादी करने के लिए कासिम जो हुआ करता है आपके पास आपके सेना से भेजा है। ये बोलता है कि हमारा पुत्र है कि नहीं है। तो फिर तभी लोग बोलता है कि आप ही के पुत्र के लिए भेजा गया, हमको भी पता नहीं है, लेकिन बोला गया कि जाओ वहां पर तुम शादी जाकर कर लो। शादी जब तक वहां नहीं करेगा तो हम इसको क्या करेंगे, इसको शर्त लगा दिया गया, शर्त तुम जाओ नहीं तो तुम्हारा पिता हत्या कर देंगे। इन लोग जान बचाने के लिए क्या करते हैं, अपने पिताजी को बचाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ चलो शादी करते हैं। सुलेमान को बहुत बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है कि सूर्य देवी और परमिला देवी बहुत इज्जत के साथ बोलते हैं कि आपके पुत्र से शादी करने के लिए हमें भेजा गया है, लेकिन हमारा इज्जत लूट के भेजा गया है, इज्जत मान सब लूट के भेजा गया है, आपके पास हमको नंगे भेजा गया है। मतलब कहने का मतलब कि आपका जो मान सम्मान है पहले ही गिरा चुका है कासिम। अब यहां पर ये तो बमक के पूरा फायर, बहुत ज्यादा फायर। अब ये क्या करेगा सुलेमान इसको हत्या करवा देगा वाहिद को कि नहीं तुम भेजता हो उसको, और नहीं तुम इसको तस्करी करता और मैं तो उसको भेजता, मैं चीज हमको देखने के लिए मिलता। इसको हत्या कर दिया। सुलेमान क्या करता है कि नोटिस भेजा भारत भेजा सिंध वाला क्षेत्र में, वही सिंध जहां पर दाहिर के बारे में बात कर रहे हैं, सिंध वाला क्षेत्र में नोटिस भेजा कि जाओ उसको बुला के लाओ। बुलाया गया। कब बुलाया गया, 713 में बुलाया गया कासिम को। कहीं कहीं बुक में लिखा गया है कि 714 में बुलाया गया है। इसको आप थोड़ा देख लेंगे, अच्छा देख लेंगे, लेकिन एनसीईआरटी अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं कि 713 में बात करता है। कासिम को 713 में वापस बुला लिया गया, वापस बुला लिया गया। अब यहां समझेंगे जो सुलेमान हुआ करता, सुलेमान के द्वारा कासिम को हत्या कर दिया जाता है, लेकिन इतिहासकार इसके बारे में अलग अलग जानकारी देते हैं। इतिहासकार सुलेमान और कासिम को जो बीच हुआ करता है इसका अलग अलग जानकारी देते हैं। एक जानकारी क्या मिलता है कि सुलेमान क्या करता है, सुलेमान दोनों में बनता नहीं है। जब इसका नहीं बना सुलेमान इसका नहीं बना। अब इसका एक सेनापति हुआ करता है जिसका नाम बता दिए थे, अल हजाज। अल हजाज इसका सेनापति के बारे में बात की। अल हजाज इसको अल हजाज से भी दुश्मनी हुआ करता है। किसको, सुलेमान को। सुलेमान को पता चलता है कि भारत में एक व्यक्ति गया है जो हमारा प्रिय दुश्मन हुआ करता है, अल हजाज। ये भी दुश्मन हुआ करता है, ये भी दुश्मन हुआ करता है, जिसका भतीजा और दामाद गया है भारत में। तो बुलाता है और सुलेमान क्या कर देता है, 714 में मेसोपोटामिया जेल में बंद कर दिया जाता है। तो जेल में बंद करके कभी नाखून कबाड़ा जाता है, कभी आंख फोड़ दिया जाता है और पूर्ण से हत्या कर दिया जाता है। एक जानकारी नहीं मिलता है। दूसरी जानकारी मिलता है, इसका हत्या का दूसरी जानकारी मिलता है। इसका हत्या का दूसरी जानकारी क्या मिलता है कि सूर्य देवी और परमिला देवी कहानी सुनाते हैं कि हम आपके लिए, आपके पुत्र के लिए हम दोनों को भेजा गया है और इज्जत लूट के भेजा गया है, हमारे साथ गलत व्यवहार किया गया है। तो बहुत गुस्सा होता है और 713 में बुलाता है और ये दोनों के सामने कासिम को क्या कर दिया जाता है, हत्या कर दिया जाता है। कासिम को क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया। हत्या जब कर दिया गया तो सूर्य देवी और परमिला देवी बहुत खुश हुए और बहुत हंसे। सुलेमान पूछता है क्या बात है, बताइए काहे हंस रहे हैं। तो सूर्य देवी और परमिला देवी बोलते हैं कि आप तो मूर्ख से निकले खलीफा, ये हमारे साथ कुछ नहीं किया था, हम तो अपने पिता के बदला ले रहे थे, हमारे साथ कुछ नहीं किया था, हम तो अपने पिता का बदला ले रहे थे। ये अपने आप को इतना गुस्सा किया और क्या कहता है कि अपने सेना से सूर्य देवी और परमिला देवी को भी क्या करवा दिया गया, हत्या करवा दिया गया। चलिए यहां तक हम लोग देखें कि कासिम कैसे भारत में आया और कहां कहां विस्तार किया, साउथ में कैसे उसको हत्या किया गया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जब अरब लोग भारत में आए तो भारत में कुछ तो प्रभाव पड़ा होगा। चलिए इसके बारे में देखते हैं।
714 में कासिम को हत्या कर दिया, इस बारे में तो बता दिए। 13 में बुलाया गया, 14 में हत्या कर दिया गया। अब देखते हैं कि अरबों के भारत पर, अरबों के आक्रमण के क्या प्रभाव रहा भारत पर। चलिए देखते हैं। पहला हम देखते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में क्या प्रभाव रहा। आर्थिक क्षेत्र में हम लोग 2-3 भागों में बांटते हैं। जैसे आपको ये चीज देखने के लिए मिला कि जब अरब लोग भारत में आए तो जल मार्ग के माध्यम से भारतीय लोग क्या करेंगे, अलग अलग कंट्री में जाएंगे। दूसरी बात कि भारत में जल मार्ग का प्रचलन शुरू हो गया। तीसरी हम देखने के लिए मिल रहा है एशिया के लोग भी पूरे, मैंने कहने का मतलब एशिया के जो मध्य एशिया के लोग भारत में आना जाना भी शुरू कर दिए। यूरोप पहुंचने के लिए जल मार्ग का माध्यम भी बन गया। यूरोप आप जानते हो कि यूरोप का एक देश हुआ करता है पुर्तगाल। आप जानते हैं वास्को डी गामा के बारे में, 1498 के बारे में। आगे चलेंगे, आगे देखते हैं कि अब क्या प्रभाव होता है कि सिंध के क्षेत्र में ऊंट का पालन शुरू हो गया। सही बात है, काशी तो ऊंट लेकर आया पक्षी ऊंट के पालन के बारे में बात होगा। खजूर के बारे में आता है, खजूर का खेती सिंध में शुरू किया गया। आगे सिंध वाला क्षेत्र में पहली बार क्या किया गया, सिंध वाला क्षेत्र में पहली बार स्वर्ण सिक्का चलाया गया कासिम के द्वारा, जिसको दिरहम बोला जाता था। सिक्का चलाने वाला मैंने सिक्का चलाने का प्रथा शुरू किया। श्रेय इसी को आता है, बोला जाता है कि भारत में दिरहम सिक्का चलाने का श्रेय अरबों का। अरब में बात करेंगे तो कासिम की बात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, तीसरा देखते हैं। इसमें तीसरा देखते हैं कि भारत में वर्गमूल अरबियों का दिन है, घनमूल अरबियों का दिन है, दशमलव अरबियों का दिन है। दशमलव के हिंसा भी कहा जाता है, जानते होंगे, मैं तो दशमलव की हिंसा भी कहा जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि कुछ पुस्तकों का अनुवाद किया गया। देखिए, चचनामा एक ग्रंथ हुआ करता है, चचनामा, जो सिंध विजय के बारे में वर्णन किया गया चचनामा ग्रंथ में। चलिए आपसे होमवर्क रहेगा, क्या होमवर्क रहेगा आप कमेंट में बताएंगे कि चचनामा जो ग्रंथ हुआ करता है, इसका रचनाकार कौन है, इसका लेखक कौन है। चचनामा को 2-3 भाषा में ट्रांसलेट किया गया, इसके बारे में आप कमेंट करेंगे, बताएंगे चचनामा के बारे में। यहाँ देखते हैं कि विष्णु शर्मा के बारे में। विष्णु शर्मा का एक बुक हुआ करता है पंचतंत्र, इसमें भी सिंध विजय का वर्णन किया गया है। यह नीति शास्त्र पर आधारित बुक हुआ करता। इसे अरबी भाषा में इब्न अल मुकलवा के द्वारा क्या किया गया था, ट्रांसलेट किया गया था। इसका अनुवाद जब किया अरबी भाषा में किया ये व्यक्ति, जिसका नाम क्या रखा गया, कलील ए दिमना के नाम से जाना है, कलील ए दिमना के नाम से जाना जाता है इस बुक को। चलिए आगे और देखते हैं हम लोग, आगे और बुक देखते हैं। ब्रह्मगुप्त के बारे में देखते हैं। ब्रह्मगुप्त का 2 बुक हुआ करता। एक बुक देखने के लिए मिलता है ब्रह्म सिद्धांत, यह गणित की थी, गणित पर आधारित था बुक था। ये अरबी में लिखा गया किसके द्वारा, अल फजारी के द्वारा। तो अल फजारी के द्वारा लिखा गया। इस बुक को नया नाम क्या दिया गया, सिंध हिंद के नाम जाना गया। जैसे अरबी में ट्रांसलेट किया, सिंध हिंद के नाम से जाना गया। एक और बुक हुआ करता है, बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं कि दूसरा किताब हुआ करता है, ग्रंथ हुआ करता है, दूसरा किताब हुआ करता है खंड वाहक। इसका अनुवाद अरबी भाषा में कौन किया था, इब्राहिम पिंजरी के द्वारा किया गया था। आपका आगे देखते हैं, कुछ फैक्ट देखते हैं जो दाढ़ी से संबंधित आता है। भारत में अरब का आक्रमण हुआ तो इसे वर्ल्ड क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली सवाल आ जाता है। जैसे आपको देखने के लिए मिल रहा कि राजा दाहिर की पत्नी का नाम सोहिंदी भी था। हम बोले थे ना कि दाहिर का 3 पत्नी के बारे में बात किए थे, बताने के लिए हम एक तो हम बता दिए कि रानी, एक बता दिए लाडो, और तीसरा क्या बता दिए कि सोहिंदी। 3 पत्नी हुआ करते हैं। दाहिर का पिता का नाम चर्च, जो प्रधानमंत्री हुआ करते हैं दाहिर का शासन काल के बारे में बात करता है। दाहिर के शासन काल के बारे में कि 695 से 712 तक बारे में चर्चा करता है। जन्म के बारे में कहीं नहीं देता है, शायद देखिए तो कंफर्म नहीं है, 663 में आप देखेंगे।
इतिहास का, दो इतिहासकार के अनुसार भारत पर अरबों का आक्रमण अलग अलग समय में देता है। जैसे बेटी जैन एक इतिहासकार हुआ करते हैं, इनके अनुसार बोला जाता है कि भारत में कब आक्रमण किया गया अरबों का, 711 में। और एच.सी. वर्मा इतिहासकार हुआ करते हैं, इनके द्वारा बोला जाता है कि 712 में। यही आपका जो एनसीईआरटी जो बुक हुआ करता है यही मानता है 712 में। आगे थोड़ा देखते हैं। चलिए, आपका भारत पर अरबों का आक्रमण पूर्ण रूप से क्या होता है, समाप्त होता है। अगले क्लास में हम आएंगे तो अरब आक्रमण से कुछ क्वेश्चन भी लगा सकते हैं, और नहीं तो क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो अगला क्लास में आएंगे। अगले क्लास में तो भारत पर किसके आक्रमण के बारे में चर्चा करेंगे, तुर्क के आक्रमण के बारे में चर्चा करेंगे। तो तुर्क आक्रमण में हम लोग को दो चीज देखने के लिए मिलेगा और बहुत मजेदार कहानी सुनाएंगे हम। एक हुआ करता है मोहम्मद गजनवी और एक हुआ करता है मोहम्मद गौरी। अच्छा खासा कहानी सुनाएंगे और संयोगता की कहानी सुनाएंगे, स्वयंवर के बारे में कहानी सुनाएंगे। इसके बारे में हम बोला जाता है कि भारत 17 बार आक्रमण किया। 17वां आक्रमण के बारे में हम लोग खुरी करेंगे। चलिए, आप कमेंट करके बताएंगे कैसा आपका क्लास है, कैसा आपका जो आपको बताया गया अरब आक्रमण, क्या इससे पहले आप इतना कुछ जानते थे इसके बारे में आप कमेंट करके बताएंगे। अगर आप नहीं जानते थे, इस क्लास आपको अच्छा लगा कि कुछ अच्छा जानने को सीखने के लिए मिले, तो ऐसे आप बने रहेंगे। चलिए, धन्यवाद। आगे देखते हैं, एक क्लास को आप आगे शेयर करेंगे। चलिए, धन्यवाद।